इजराइल और ईरान की जंग के 15 दिन बीत चुके हैं। बीच ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातिमी ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इस हमले में ईरान की वॉरशिप IRS डेना के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। ईरान के कुर्द प्रांत में अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे ईरान में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बढ़ने के बीच जापान ने अपने इमरजेंसी तेल भंडार खोलने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की बड़ी बात कही है। जापान अपने कच्चे तेल का लगभग 95% मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अमेरिका ने फिलहाल केवल मिलिट्री टारगेट्स निकाले हैं। सेकेंडली, तेल के डिपो इनको निकाल दिया तो लंबे टाइम तक ईरान का कोई भी तेल, चाहे ईरान की सरकार हो या अमेरिका कब्जा करके उसको अपना कॉलोनी बना ले, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अभी एक चीज और हो सकती है, खर्ग आइलैंड को लेकर के अमेरिका अपने मरीन स्पेशल फोर्सेस को भेज के इस आइलैंड को कैप्चर कर सकता है। इस समय ये बातचीत भी चल रही है, खबरों में आ रहा है कि अमेरिका सोच रहा है कि मैं अपने मरीन्स भेज करके, मिलिट्री तो उड़ा दी है सारी, अब अपने वहां से पैराट्रूप करो और अपने शिप से ले जाओ, नहीं तो पैराट्रूप करके अपने वहां मरीन्स ड्रॉप कर दो और पूरी के पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में ले लो। वो एक बहुत बड़ा और भयंकर कदम हो सकता है इस वॉर की तरफ, जो इस वॉर को और ज्यादा भयंकर बना देगा, वर्षों वर्षों तक चलने वाली। ईरानी आसानी से जापान सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर समुद्री मार्गों में बाधा जारी रही तो तेल आयात में बड़ी गिरावट आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी तेल भंडार को रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाएगा ताकि आपूर्ति स्थित रखी जा सके और ईंधन पर निर्भर उद्योगों को राहत मिल सके। ईरान कुछ ऑयल टैंकरों हॉर्मुज स्ट्रेट को गुजरने की इजाजत दे सकता है, लेकिन इसके लिए ऑयल का सौदा चीनी करेंसी युआन में करने की शर्त होगी। ईरानी अधिकारी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अभी दुनिया में ज्यादातर तेल का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। नहीं, ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत ही मैच्योर डेवलपमेंट आई थिंक बिटवीन ईरान एंड भारत। हम दोनों के रिश्ते डेफिनेटली ऐसे हैं कि हमारी एक अच्छी खासी वर्किंग रिलेशनशिप है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसके चलते LPG के टैंकर्स हों, LNG के हों, क्रूड ऑयल के हों, कुछ मटेरियल्स के हों, जो टैंकर्स या शिप्स जो कि भारत के लिए जिनकी डेस्टिनेशन है या जिनका क्रू ज्यादातर भारतीय है या जिनमें जो कार्गो है वो इंडिया के लिए है, उनको आने की एग्जेम्पशन परमिशन ईरान की अथॉरिटीज कहिए या जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशन गार्ड की जो नेवी है वो दे रही है। तो ये एक और इसका डेफिनेटली फायदा देश में होगा, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ LPG का क्राइसिस है और ये क्राइसिस असल है और ये है क्योंकि सप्लाई कम है भाई दुनिया में। खाड़ी देशों में हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो वहीं सऊदी अरब में आधी रात के बाद कई हवाई हमलों की कोशिश हुई है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने 19 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है। बहरीन में भी बार बार सायरन बजाकर लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए आगाह किया गया। ओमान में खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने को कहा है। फ्रांस और इटली ने ईरान से बातचीत शुरू की है। दोनों देश चाहते हैं कि उनके जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना खतरे के गुजर सके, इसलिए इस बारे में समझौता करने की कोशिश हो रही है। यूरोप के देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई फिर से ठीक से शुरू हो जाए। हालांकि अभी ये बातचीत शुरुआती दौर में है और कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। फ्रांस एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बनाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि हालात सामान्य होने के बाद वॉरशिप्स की मदद से तेल और गैस के जहाजों को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकाला जा सके। जब दुनिया में सप्लाई कम होगी तो हमारे पास भी तो कम होगी, हवा से तो LPG बना नहीं सकता भारत। तो ये क्राइसिस चलेगा LPG का। अगर इस तरह की हमें शिपमेंट्स आनी शुरू हो गई तो ये क्राइसिस कुछ सॉफ्ट होगा, दिक्कतें रहेंगी क्योंकि दुनिया भर में LPG की कीमत बढ़ रही है। इसके बदले में ईरान क्या भारत से एक्सपेक्ट कर सकता है? इसके बदले में भारत से ईरान एक्सपेक्ट कर सकता है कि आने वाले वक्त में कोई यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन हो तो उसमें भारत ईरान को सपोर्ट करे।
क्योंकि पिछले रेजोल्यूशन में हमने कंडेम किया था ईरान को, ओके, जो परसों आया, और चाइना और रशिया ने एब्सटेन किया था, बट हमने कंडेम कर दिया था ईरान को। तो ईरान यस गिव एंड टेक में एक्सपेक्ट कर सकता है कि अगला रेजोल्यूशन में इंडिया कम से कम एब्सटेन तो करे। अमेरिका के आंतरिक मंत्री डग बर्ग ने कहा है कि अमेरिका एशिया प्रशांत के देशों को भरोसेमंद तरीके से ऑयल और गैस सप्लाई कर सकता है। ईरान युद्ध की वजह से इस इलाके में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। बर्ग ने टोक्यो में हुए ऊर्जा सम्मेलन के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति का मकसद ये है कि अमेरिका के पास खुद के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा हो और वो अपने दोस्त देशों को भी ऊर्जा दे सके। कई देश अब कुछ जरूरी खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और इसीलिए इन चीजों की सुरक्षित सप्लाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। कि ईरान की जो बची हुई इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है उसके पास बिल्कुल अंतिम अवसर है। यदि उन्होंने अपने वेरियस जो उनके पॉलिसी अप्रोचेस रहे जो के ऊपर उन्होंने अगर कोई रिकन्सिडरेशन नहीं किया तो उनका जो अस्तित्व है वो मिट सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक रिजीम की जो यहूदियों के प्रति एक नफ़रत वाली सोच रही है उसे उन्हें तुरंत बदलना होगा। इस्लामिक रिजीम की जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति रही है उसे उन्हें बदलना होगा। और साथ ही साथ अपने जो नापाकी हथियारों को एक्वायर करने का जो उनका एम्बिशन है उसको भी उन्हें उसके ऊपर भी लगाम लगानी होगी। तो इस तरीके का जो चेंज, इस तरीके का जो एक परिवर्तन यदि इस्लामिक रिजीम की जो नई लीडरशिप है वो लाती है तो ही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। लेकिन यदि मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में जो इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है यदि वो अपने एडमेंट रुख पर कायम रहती है और एक टकराव का रास्ता अख्तियार करती है तो ऐसे में जो रिमेनिंग लीडरशिप का जो अस्तित्व है वो खतरे में निसंदेह है और वो वाइप आउट भी किया जा सकता है। इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। इजराइल की सेना ने ईरान के तकरीज शहर के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खाली करने की बड़ी चेतावनी दी है। सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वहां के लोगों से तुरंत जगह छोड़ने को कहा है। सेना का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इस इलाके में हमला हो सकता है, इसीलिए लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से निकल जाना चाहिए। इजरायली सेना ने ये भी कहा है कि अगर लोग वहां रुके रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके साथ पोस्ट में उस इलाके का नक्शा भी शेयर किया गया जहां हमला हो सकता है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले और मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC का अनुमान है कि ईरान संघर्ष के कारण दुनिया भर के टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को रोजाना करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत से बाहर जाने वाले करीब आधे यात्री UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देश जाते हैं। इनमें से भी करीब 40% घूमने के लिए जाते हैं। एयरलाइंस का किराया बढ़ाने के बाद भी बहुत सारे टूरिस्ट कोची, पूरी, अंजुमान जैसे घरेलू स्थानों को तरजीह दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में घरेलू स्थानों के लिए पूछताछ में करीब 200% की बढ़ोतरी देखी गई है। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भारत के जो लोग हैं जो कि मिडिल ईस्ट रीजन में हैं और जाहिर है कि उनकी संख्या 1 करोड़ तक की है और ये जो लोग वर्तमान समय में एक संकट की स्थिति में निसंदेह हैं। लेकिन उन भारतीयों को जो कि स्वदेश वापस आने की मंशा व्यक्त करेंगे उन्हें भारत की सरकार वापस लाने के जो एफर्ट्स है वो और भी गहरे तरीके से करने जा रही है। ऑलरेडी ये एफर्ट्स चल रहे हैं जो दुबई में, आबू धाबी में और डिफरेंट अदर जगहों पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर ये जो भी लोग आना चाहते हैं वो अपने रिपोर्ट्स को कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं और उनके माध्यम से उन्हें भारत लाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आर्मेनिया के रास्ते से भारत वापस लाने का प्रयास कर रहा है।
और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की सरकार सभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो राष्ट्र हैं उनके साथ संपर्क में है और सिर्फ संपर्क ही नहीं बल्कि उन राष्ट्रों की जो लीडरशिप से हमारी सरकार की जो बातचीत हुई है उसमें सभी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी करने को लेकर के वो अपने पूरे सपोर्ट को देंगे और उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे। और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने और पूरे हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारी मशीनरी है, हमारे जो मिशंस हैं, वो सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ संपर्क में है। और देखिए, भारत अपने इवैक्यूएशन एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। भारत गल्फ वॉर के समय में भी जो 90s में हुआ था, उस समय में भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन को किया था। और चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, अफगानिस्तान की क्राइसिस हो, कोरोना का पैंडेमिक हो, हर जगह हर एक स्थिति में, संकटकालीन स्थिति में भारत ने विदेशों में फंसे हुए अपने नागरिकों की हमेशा से मदद की है। और आज की सरकार की भी यही नीति है कि हम अपने नागरिकों को संकट में नहीं छोड़ते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सरकार आने वाले समय में यदि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये युद्ध और अधिक इंटेंसिफाइड होता है, तो जो भी नागरिक वापस आने की इच्छा व्यक्त करेंगे उन्हें वापस लाया जाएगा। ऑलरेडी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 65,000 की संख्या में जो लोग हैं वो पहले से ही वहाँ से बाहर आए हैं। और जो बड़ी संख्या है, जैसा कि 1 करोड़ की आबादी है, तो ये जो लोग जिनमें जो भी आने की अगर मंशा व्यक्त करते हैं उनको भारत सरकार स्वदेश वापसी लाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट देगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर जोरदार बमबारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बड़ा सैन्य हमला किया है। ट्रंप के अनुसार ये हमला मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक था, जिसमें द्वीप पर मौजूद लगभग सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी हमले में किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके हुए और कई जगह से धुआं उठता देखा गया। बताया गया है कि अमेरिका ने यहां सैन्य ठिकानों, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर, हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। ये द्वीप ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान का करीब 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया के दूसरे देशों में जाता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अब निशाना बनाया जाएगा। ये बयान ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले के बाद आया है। ईरान को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा का अधिकार है और इसीलिए वो उन स्थानों को निशाना बना सकता है जहां से अमेरिकी मिसाइल हमले किए गए हैं। IRGC ने UAE के लोगों से अपील की है कि वे बंदरगाहों, डॉक और अमेरिकी सैन्य क्षेत्रों के पास के इलाके को खाली कर दें, ताकि किसी भी संभावित हमले में उन्हें नुकसान न पहुंचे। will be more predictable rather than had there been talks before the new supreme leader had assumed office, because things within Iran and in the Iranian leadership are or were in a flux. So I think the conversation is coming at a very appropriate time, and India is putting forth the key concerns that we have. And I do think that the new leadership will take an overall view, of course, especially regarding India, also our deep and old civilizational links and relations. So on the whole, I think things will improve from here on for our immediate strategic interests. So not just the leadership, but also spoken to his Iranian counterpart at least 3 times in last few days, and they discussed about the passage of fuel and energy. जंग के बीच भारत का LPG ले जाने वाला जहाज शिवालिक शुक्रवार रात होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर गया। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये जहाज 7 मार्च को कतर से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। ये जहाज भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है।
और इसमें करीब 55,000 टन LPG लाने की क्षमता है। इसी वजह से इस जहाज का सुरक्षित निकलना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन करीब 92 करोड़ तक इनाम देने की बड़ी घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम ने ये घोषणा की है। इस सूची में ईरान के सीनियर नेता अली लारिजानी समेत कई अधिकारी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खतीब, अली असगर हिजाजी, यहया रहीम सफवी और इस्कंदर मोमेनी के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। देखिए, अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई के लिए $10 मिलियन की जिसे कहते हैं बाउंटी इशू करी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लाके दे जिसके चलते में से पकड़ ले या मार दे, $10 मिलियन। इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे, ओके, हमारे देश के टुकड़े कर दे, जैसे बात हो रही है कुर्दिस्तान ईरान का जो है नॉर्थ में। तो इस समय सेंस ऑफ नेशनलिज्म बढ़ रहा है ईरान में, अपने देश के सपोर्ट में। रेजीम से तो बाद में निपटेंगे, पर नेशनलिज्म का पहला मुद्दा हो गया है। तो ऐसे में इस तरह का अवार्ड जो अनाउंस होता है तो वहां देश में देखा जाएगा, तो मेरे ख्याल से ईरान के रेजीम को तो है ही, और दृढ़ कर देगा कि अब लड़ो या मरो, तो वो लड़ते रहेंगे। जितना ज्यादा वो लड़ेंगे, जितना ज्यादा टाइम ये टिक गए, उतना ज्यादा इनकी विक्ट्री मानी जाएगी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसका USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान इस पर हमला करके इसे बेकार करने की झूठी बातें फैला रहा है। उनका कहना है कि ये जहाज अभी भी पूरी तरह काम कर रहा है और समुद्र से हालात पर नजर रख रहा है। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने खाड़ी इलाके में इस जहाज पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक करीब 2500 मरीन सैनिक और कम से कम एक और युद्धपोत इस इलाके की ओर भेजी जा रही हैं। 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और एम्फीबियस अस्लॉट शिप USS त्रिपोली को मिडिल ईस्ट जाने का आदेश दिया गया। ये करीब 2 से 2.5 हजार मरीन सैनिकों की ऐसी खास सैन्य टुकड़ी है जिसे दुनिया में कहीं भी अचानक होने वाले मिशन या जंग के लिए तुरंत भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर और सैनिकों को समुद्र से सीधे तटीय इलाके में उतारकर हमला किया जाता है। देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वेस्ट एशिया, जिसे कि मिडिल ईस्ट के तौर पे भी जाना जाता है, वहाँ पर ये जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर भारी नकारात्मक असर पड़ा है। और इसकी वजह से जो विश्व में जो ऑयल और गैस के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है यदि ये युद्ध आने वाले दिनों में अगर नहीं रुकता है और इसकी इंटेंसिटी अगर ऐसी ही बनी रहती है तो इसका काफ़ी नकारात्मक असर पूरे विश्व की एनर्जी सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। क्योंकि ऐसी स्थितियों में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ब्लॉकेड की अवस्था में है। हालांकि कोई पूरी तरीके से ब्लॉकेड इम्पोज नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो ट्रेड जो रूट है वो गहरे तरीके से बाधित है। तो ऐसे में इस सारी जो स्थितियों पर भारत के ऊपर भी इसका एक नकारात्मक असर ऑलरेडी पड़ रहा है। लेकिन भारत की जो सरकार है वो इस पूरे वेस्ट एशिया का ये जो युद्ध है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच में जो युद्ध है उसके ऊपर भारत बहुत पैनी नज़र बनाए हुआ है। और हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर ने आज भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे विषय पर, उस पर अपने विचार संसद में रखे हैं और सारी स्थितियों को स्पष्ट किया है। जहाँ तक एनर्जी सप्लाई का प्रश्न है, भारत की सरकार
इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही थी। हमारे क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो इंटैक्ट हैं, यद्यपि कि एलपीजी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो किसी भी तरीके की जो फर्दर अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको डील करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी करके रखे हुए है। और जैसा कि विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। हम कंटिजेंसी की स्थितियों को डील करने के लिए तैयार हैं। बहरीन की रक्षा सेना ने कहा है कि ईरान के साथ शुरू हुए जंग के बाद से अब तक उसके वायु रक्षा सिस्टम ने 124 मिसाइल और 203 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया है। रक्षा बलों के अनुसार ईरान की ओर से किए गए ये हमले क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाकर किए गए थे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय भी स्थित है। अधिकारियों ने कहा है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय है, ईरानी हमलों का जवाब दे रही है। ईरान पर हमलों के बाद पूरे इलाके में बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। UNHCR के मुताबिक ईरान में अब तक करीब 32 लाख लोग अस्थायी रूप से अपने घर छोड़ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तेहरान और दूसरे बड़े शहरों से देश के उत्तरी इलाकों की ओर जा रहे हैं। लिब्नान में भी हालात खराब होने के बाद 8,22,000 से ज्यादा लोगों ने खुद को विस्थापित के तौर पर दर्ज कराया। इसके अलावा सीरिया में भी लोगों का आना जारी है। अधिकारियों के मुताबिक 78,000 से ज्यादा लोग निम्नान में सीरिया पहुंचे हैं। वहीं संकट शुरू होने के बाद अफगानिस्तान में भी करीब 24,800 लोग ईरान से पहुंचे हैं। Iran has closed Persian Gulf or Hormuz Strait, which accounts for 20% of world oil supply and world LNG supply. Oil you can get perhaps from elsewhere, but LNG supplies cannot be diverted so quickly because of the heavy infrastructure involved. ईरानी सेना के प्रवक्ता ने मिडिल ईस्ट के देशों से कहा है कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हों। उन्होंने क्षेत्र के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब समझौता करना चाहता है क्योंकि वो युद्ध में कमजोर पड़ गया है। ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा समझौता जिसे मैं स्वीकार्य नहीं करूंगा। फिलहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच महायुद्ध जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।